तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों में आ झुके, हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं, मुझे बरसात वो दे दे। दानियाल दरख्शां पर नजरें जमाए एक जज्ब से गा रहा था जब नकीब हाथ झाड़कर खड़ा हुआ। भाई, ये देख मेरे जुड़े हाथ। शादी के बाद गलती से भी मेरी मासूम बहन को अपनी ढोल जैसी भूंडी आवाज में भी गाना सुनाने की गलती मत करना, वरना बच्चियां डर डर कर अपनी जान हल्कान कर लेनी है। दानियाल के मोटे गले के मुश्किल से 4 लाइन बर्दाश्त करके नकीब ने हाथ जोड़े थे। हा, तुम लोगों ने ही कहा था कि मैं तुम्हारी बहन के लिए कुछ सुनाऊं, मेरी क्या गलती? दानियाल लिटाई से कहका लगा के बोला। गलती होगी यार, मुझे क्या मालूम था कि तू इतना बुरा गाता है, वरना मैं गधे की ढैंचू सुन लेता तेरा गाना सुनने से बेहतर। कसम से कान अभी तक तेरी बेसुरी आवाज से चिपक कर रह गई है। हा, रियली दानियाल भाई, यू आर अ रियली बैड सिंगर यार, दानिश ने कहका लगाया। अच्छा बेटा, चलो भाई, दानिश साहब की बारी। दानियाल ने दानिश के गले में बाजू डाले, फिर सबकी जिद पर दानिश का खफा खफा चेहरे पर नजर डालकर शुरू हुआ। एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, कुछ चंचल से, कुछ चुप चुप से, कुछ पागल पागल लगते हो। है चाहने वाले और बहुत, पर तुम है एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो। ये बात बात पर खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, किसी उलझन में लगते हो। जो बात हमसे कह डालो, एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। दाइश ने कोई राग से नहीं गाया था, बस आम सा अंदाज था, लेकिन उसके आम से अंदाज ने भी दानिश की दिल की रफ्तार दुगनी कर दी थी। ऊपर से उसका आखिर में सबसे नजरें बचा के कान हाथ लगाना दानीन को जैसे पूरी दुनिया की खुशनसीब लड़की होने का ताज दे गया था। वो, वाह शहजादे, कल तक उर्दू नहीं आती थी और आज सीधा मिर्जा गालिब से शागिर्द बन गए। नॉट बैड यार। नकीब और दानियाल ने बैक वक्त दानिश की पीठ थपथपाई थी। शुक्रिया, अब भाई की बारी है, चले भाई, भाई को गिटार ला कर दें। दानिश के बोलने की देर थी, फौरन एक कज़न ने गिटार नकीब की तरफ बढ़ाया, जिसे वो बिना बहस में पड़े थाम गया। नजरें निशा पर थीं, जो एक नकीब की नज़र से नर्वस हो रही थी, ऊपर से सबकी हूटिंग। सफदर, तुम मुझे यहाँ यहाँ क्यों लाए हो? हसन कमाल बेग हाउस के गेट पर खड़े होकर लड़खड़ाती आवाज में पूछ गए। उनका दिल किसी चीज की तस्दीक कर रहा था, दिमाग वो मानने से इनकारी था। तेरी दोनों तलाश यहीं खत्म होती है मेरे यार। डॉक्टर सफदर ने हसन कमाल के सर पर धमाका करके उन्हें अपने साथ ले जाने लगे, और हसन कमाल सुन होते हुए जैन के साथ घसीटते जा रहे थे। यार, गाने से अदनान समी याद आए, और अदनान समी से एक सवाल याद आया, तो पहले अपने सवाल का जवाब ले लेता हूँ, फिर अपनी साहिर अली जैसी आवाज के साथ शहर में तुम लोगों को जकड़ने के लिए तो सारी रात पड़ी है। नकीब गिटार के तारों से उंगली हटाते हुए बोला। बात के इख्तिताम में सबसे नजर बचाकर बड़े दिलबराना अंदाज में निशा को आंख मारना नहीं भूला था। जरूरत नहीं है, यहाँ कोई मरा नहीं जा रहा डुप्लीकेट साहिर अली को सुनने के लिए। आप अपना सवाल और आवाज अपने पास रखें, हमें नहीं जकड़ना आपके शहर में। निशा उसकी आंखों में नाच रही शरारत देख फौरन समझ गई सवाल उसी से होने वाला है, वो भी कोई ऊट पटांग सा। देख लो तुम लोग, बाद में ना कहना, नकीब ने धमकी दी। आप ही प्लीज यार पूछें, सबने मिन्नत की थी। नहीं, कोई मैं वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी ना पूछने लगा हूँ, मेरा तो प्यार सा मासूम सा क्यूट सा सवाल है, अपनी प्यारी सी खड़ूस सी, मेरा मतलब है खूबसूरत सी बीवी से। नकीब ने सबकी घूरी पर बात संभाली। यार कद्दू, बचपन में तुम इतनी मोटी हुआ करती थी अदनान समी साहब जैसे, फिर अचानक अदनान समी साहब के स्लिम होने का राज तो सबके समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा राज अब भी पर्दे में है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे गम में सूख कर कांटा हो गई हो? नकीब ने मासूम सा फेस बनाकर आंखें पटपटाते हुए अपना कच्चा जाहिर किया, जिस पर सबका कहका बेसाख्ता था। आप भी तो बचपन में जल कुकड़े हुआ करते थे, फिर अचानक मैंने प्यार किया कि सलमान खान से सीधा सुल्तान के सलमान खान में कैसे कन्वर्ट हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं आप लंदन में लोगों का हक मार कर खाया करते थे? अम्मा जान कहती हैं ऐसा तभी होता है। निशा कहाँ कभी उधार रखने वालों में से थी। यार, नाम ही दिया था तो रोमांस किंग शाहरुख खान का देती, या फिर मेरे हमवर फिरोज खान का देती। ये क्या सीधे मेरे दादाजी के एज वाले बंदे से जोड़ दिया, सारा मजा खराब हो गया। नकीब ने खराब मुंह बनाया था। खैर, कोई बात नहीं मेरी कद्दू, मेरा मतलब है
करंट लेडीज फिंगर। नकीब बाज नहीं आ रहा था, नीचे जलकर अपनी जगह से खड़ी हुई। ओके ओके, सॉरी यार, माफ़ कर दो, बैठ जाओ मेरी जान, मेरा मतलब है मेरी जेनिफर लॉरेंस, बैठ जाओ। क्योंकि बात बात पर अपना बीपी हाई कर लेती हो, बंदा बशर हूँ, उल्टी सीधी हरकत हो जाती हैं, इसमें मेरी क्या गलती। नकीब ने आंखों में शरारत लिए सबके सामने मस्कीन शक्ल बनाई। उसकी असल शक्ल तो सिर्फ निशा जानती थी, वो भी बचपन से। आप ही बैठ जाएं। सबके कहने पर निशा को नकीब को घूरते हुए वापस बैठ गई। गुजरे जो मेरे घर से तू रुक जाए सितारे, हाय इस तरह मेरे रात को चमकाओ किसी दिन। नकीब ने मुस्कुराते हुए गिटार के तारों को छेड़ा। चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लो, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन। हसन, वो रहा तुम्हारा बेटा, सबसे मुनफरिद, सबसे पुरनूर चेहरे वाला तुम्हारा बेटा है। हसन, अल्लाह ने तुम्हारी औलाद की हक में की गई दुआएं रायगा नहीं जाने दी। तुम्हारा बेटा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, एक सच्चा मुसलमान है, जिसके पेशानी पर कोहे नूर चमक रहा है। डॉक्टर सफदर ने सामने स्टेज के नीचे लगी महफिल में बैठे दानिश की तरफ इशारा किया, क्योंकि कितनी देर से हसन कमाल अब तक निशा को देखे जा रहे थे, शायद अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे थे जो बुझ ही नहीं रही थी। तुम्हारे रॉबिन का मौजूदा नाम मोहम्मद दानिश कमाल है, चलो उससे मिलने। डॉक्टर सफदर ने हसन कमाल का हाथ थामना चाहा, जब वो करंट लगे शख्स की तरह उछलकर 4 कदम पीछे होकर नफी में सर हिलाने लगे। नहीं सफदर, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं अपना मनहूस साया उन पर डालकर उनकी खुशी नहीं छीनना चाहता, और ना ही मैं बेगहाउस वालों के रंग में भंग डालना चाहता हूँ। इससे पहले भी इन अच्छे लोगों की खुशियों पर ग्रहण बन चुका हूँ, अब नहीं, चलो वापस। हसन कमाल ने कपकपाते हाथों से डॉक्टर सफदर का हाथ थामते हुए पलटने लगे थे, जब अकब से आई आवाज़ ने उनके साथ वहां मौजूद हर शख्स को फ्रीज किया था। हसन कमाल, आवाज़ ये सूर्य इसराफील जो जहाँ था वहीं पत्थर का बन गया। सिर्फ नजरें थी जो सामने खड़े शख्स को देख रही थीं, लेकिन दिमाग ये हकीकत तस्लीम करने से इनकारी था। नकीब, जो गिटार उतारकर निशा की गोद से शिफा को ले रहा था, आगे होकर शिफा को बर वक्त ना थामता तो जिस तरह शिफा निशा के हाथ से फिसली थी, ज़मीन बोस हो जाती। यूं तो मेहमान तकरीबन जा चुके थे, सिर्फ चंद लोग थे, जिसमें अस्मा की फैमिली भी थी, और हसन कमाल पर नज़र भी उकाब की तरह नज़र रखने वाली सुगरा भी की पड़ी थी। हसन कमाल, अब किसे तबाह करने आए हो? मुंह छुपा कर कहाँ जा रहे हो? 24 साल से मुंह छुपाए घूम रहे, शर्म नहीं आती? सुगरा भी की तेज आवाज पर सब होश में आए थे। निशा और दानिश की तो आंखें उबलकर बाहर आ गईं। पहली बार बाप नामी शख्स को रूबरू देखकर जिनका चेहरा झुककर बिल्कुल सीने को लग रहा था। बाकी सबका हाल भी मुख्तलिफ नहीं था, कोई भी इस हकीकत को कबूल करने को तैयार नहीं था। अम्मा जान तो आफरीन बेगम के सहारे खड़ी थीं। कुछ ऐसा ही हाल बहरोज साहब का था। सब बेयकीनी से सामने सर झुकाए शख्स को देख रहे थे। अरे चोर डाकू भी एक घर पर बार बार डाका नहीं डालते, इतनी इंसानियत तो उनमें भी होती है, लेकिन तुम। सुगरा भी फनकारते हुए हसन कमाल की तरफ बढ़ी, जब डॉक्टर सफदर बीच में हायल हुए। हाथ में रहे मोहतरमा, मानता हूँ हसन ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज वो यहाँ अपने बच्चों के लिए आया है। डॉक्टर सफदर तहम्मुल से बोले। बच्चे? कौन से बच्चे? इसकी बड़ी बेटी निशा, इसका बेटा मोहम्मद दानिश। डॉक्टर अपनी बात पर जोर डालकर बोले। उनके अल्फाज ने पत्थर बने दानिश के वजूद में जैसे जान डाल दी थी। उसने बेयकीनी से सामने सर झुकाए खड़े शख्स को देखा था। ये अंग्रेज तुम्हारा बेटा है? सुगरा भी नफरत भरी नजर दानिश के वजूद पर डाल गई। देख लिया अम्मा जान, सुगरा तो है ही बुरी, लेकिन भरों का नतीजा भी देख लिया। आप लोगों ने देखे गौर से, ये भी अपने बाप की तरह चलाक और मक्कार फितरत लिए धोखे से हमारे घर में घुसाया। आखिर हो क्यों ना, रगों में खून तो इसी मक्कार का है ना। सुगरा भी के अल्फाज का पिघला हुआ शीशा जो दानिश के कानों को लहू लहान कर गए। वो लड़खड़ाते कदमों से हसन कमाल की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम हसन कमाल को अपने दिल पर पड़ता मालूम हो रहा था। खुश हैं आप? बहुत खुश होंगे ना आप? आखिर आप एक बार फिर मुझे यतीम करने चले आए। नहीं दानी बेटा, मैं। हसन कमाल तड़प उठे थे। शट अप, मत कहें मुझे बेटा, मुझे अफसोस है इस बात पे कि मैं आप मेरे बाप हैं।
अरे भाप तो बच्चों के लिए घना सायादार शजर होता है जो अपने बच्चों को हर सर्द गर्म से महफूज रखता है, लेकिन आप क्या हैं? एक काला साया जो हमेशा हम बहन भाई की खुशियों पर ग्रहण ही बने रहे। दानिश नफरत से साइड टेबल पर हाथ मारकर सारी चीजें जमीन बोझ कर गया। अरे मैं लंदन छोड़ दिया कि आपके साय से दूर जाकर एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगा जहां मेरा भी कोई अपना होगा, लेकिन मैं कैसे भूल गया कि ये काला साया भी कभी पीछा छोड़ता है। दानिश दुख से मुस्कुराया। सब अभी भी दम साधे दोनों को देख रहे थे और निशा कब के मुंह पर हाथ रख के वहां से अपना वजूद घसीटते हुए जा चुकी थी। तबाह कर दी मेरी दुनिया, हो गया मैं फिर से यतीम। अब खुश है ना जनाब हसन कमाल? जाएं जाकर खुशियां मनाएं। दानिश ने पागलों की तरह अपने बाल नोचे थे। नहीं बेटा दानिश। हसन कमाल ने दानिश के हाथ थामने चाहे, लेकिन दानिश ने तड़प कर अपना हाथ पीछे खींचा। मत कहे मुझे बेटा, घिन आती है मुझे। इससे अच्छा होता मैं नाजायज होता, मेरे बाप का पता ना होता, कम से कम ये अजियत तो नहीं होती। दानिश नफरत से बोलता हसन कमाल और डॉक्टर सफदर के बीच से निकलता चला गया। पीछे हसन कमाल अपना सर पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर गिरे थे। हसन 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 मेरे यार, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे बच्चे हैं, मान जाएंगे। हसन प्लीज पुरसकून रहो। हसन हसन। डॉक्टर सफदर दीवानावार हसन कमाल का गाल थपथपा रहे थे, जो अपना सर पकड़े दर्द से दोहरे हो रहे थे। दर्द की शिद्दत से चेहरा लाल अंगारा हो रहा था, आंसू रवानी से बह रहे थे। सफदर मैं अच्छा इंसान नहीं, इन्हें कहो मुझे माफ। हसन कमाल की बात दरमियान में ही थी जब सर में एक जोरदार दर्द की लहर दौड़ गई थी। हसन हसन, अरे कोई अल्लाह के बंदे गाड़ी निकालो। अरे कोई तो गाड़ी निकालो, इसे ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रेस लेने से फट सकता है। डॉक्टर सफदर हलक के बल चिल्लाए, जिससे बेजान वजूद में हरकत हुई थी। दानियाल तुम लोग बाबा के साथ इन्हें उठाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नकीब शिफा को दानीन को देता उजलत में पोर्च की तरफ बढ़ा था। दानियाल हसन कमाल की तरफ बढ़ा। साथ शहरोज साहब और बहरोज साहब इंसानियत के हाथों मजबूर होकर जमीन पर दर्द की शिद्दत से दोबर हो रहे हसन कमाल की तरफ बढ़े थे। हसन कमाल को उठाते हुए बेग बरादरान के हाथ कांपे थे। इसी इंसान की वजह से आज से 23 साल पहले उन्होंने अपनी लाडली बहन का जनाजा उठाया था, और आज। अंकल प्लीज जल्दी करें। दानियाल की आवाज़ पर दोनों ने जलती आंखों से हसन कमाल को देखा, जिसके हाथ जुड़े थे। फिर से झटकते हुए सहारा देकर उन्हें गाड़ी में डाला। पीछे हसन कमाल के साथ दोनों भाई और डॉक्टर सफदर थे, जबकि सामने दानियाल था। और देखते ही देखते नकीब गाड़ी वहां से उड़ा ले गया। बीडी, दारम जान वो सैमी के बीडी थे। वो मेरे बीडी। सैमी जो भी अंदर से दारम और उसके कजन्स के शोर की आवाज़ सुनकर आई थी, दारम का बाजू हिलाकर पूछा, और दारम के इस बात में सर हिलाते लहंगे को दोनों हाथों से पकड़े हुए बीडी की पुकार लगाती दीवानावार मेन गेट की तरफ भागी थी। सैमी 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 मेरी बात तो सुनो। दारम ने दौड़ के गेट से बाहर मेन रोड पर पागलों की तरह भाग रही सैमी को बाजुओं से थामना चाहा, लेकिन सैमी को रोते हुए आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अपने बाजू उसकी पीठ पर बांधते हुए उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाजुक जान सैमी अच्छे खासे हेल्दी दारम के हसार में बेकाबू हो रही थी। दारम तो उसकी मज़ाहमत पर हिलकर रह गया। दारम जान मुझे जाने दें, मेरे बीडी। दारम जान वो बहुत दर्द में है। दारम जान ही नीड्स मी। दारम जान लेट मी गो। दारम जान प्लीज लेट मी गो। सैमी अपना पूरा जोर लगा रही थी। सैमी रिलैक्स, ही इज ओके। भाई लोग गए हैं ना, प्लीज काम डाउन। दारम उसके पीठ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला, लेकिन सैमी तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। अपने बीडी की तकलीफ का सोचकर उसके मज़ाहिमत में और जोर आ गया था। दारम जान, I don't have big family like you. I have only my BD. He is my whole world. I don't want to be alone. I don't want to be orphan. Please let me go. Please दारम जान, please I beg you. Please let me go. सैमी रोते हुए मन्नत पर उतर आई थी, और देखते ही देखते उसका नाजुक वजूद दारम के बाजुओं में झूल गया था। सैमी! दारम चिल्लाते हुए उसके फूल जैसे नाजुक वजूद को उठाकर बदहवास सा गेट की तरफ भागा था। दादी जान, अम्मी जान, सैमी जल्दी अंदर आए। दारम चिल्लाते हुए अंदर की तरफ बढ़ा, जब सब बदहवास से उसके पीछे भागे थे। दारम ने सैमी को अम्मा जान के बेड पर सुलाते हुए फौरन फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, जिनका घर नज़दीक था। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। क्या अजीब इत्तेफाक है कुदरत का। उसी इंसान के 2 बच्चे उसके आने से तकलीफ में हैं, और ये बच्ची उसकी तकलीफ का सुनकर तकलीफ में है।
अम्मा जान दवाइयों के जेर असर सो रही सैमी के मासूम कमलाए हुए चेहरे को देखकर अपने आंसू साफ करते हुए बोली। दानिश कहाँ गया था किसी को खबर नहीं थी और निशा सबके इतना दरवाजा पीटने पर भी दरवाजा खोलने की रवादार नहीं थी। कुछ देर पहले तक खुशियों के गहवारे में झूल रहा बेग हाउस अचानक आई 24 साल पुरानी आंधी से बिखर गया था। अम्मा जान, सैमी को होश कब आएगा? दारन जो कब से सैमी के सराहने खड़ा था अभी भी खड़े खड़े ही फिक्रमंदी से पूछ रहा था। डॉक्टर ने कहा ना, अभी से जहनी सुकून की जरूरत है, इसलिए सो रही है। तुम जाकर सो जाओ, ये ठीक है। साइमा बेगम प्यार से बोली। नहीं मामा, ये जागी तो आप लोगों से नहीं संभलेगी। मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ। दारम बोलकर खुद ही सोफे पर चला गया। भूरी बिल्ली, उठ जाओ यार, तुम बोलती हुई अच्छी लगती हो, रोते हुए तुम्हारा फेस बहुत बुरा लगता है। दारम एक नज़र सैमी पर डालकर आंखें मूंद गया। अम्मा जान नम आंखों से तस्बीहात में लग गई थी। कितनी दुआ की थी उन्होंने हसन कमाल के ना लौटने की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब नकीब थके थके कदम उठाता घर में दाखिल हुआ था। बड़े हॉल में कदम रखते ही परेशान सी दानीन उसकी तरफ बढ़ी। आफरीन बेगम, साइमा बेगम, दरख्शां लोग भी बैठे से उठ खड़े हुए थे। परेशान मत हो, दानिश बिल्कुल ठीक है, अभी अपने नए घर में पुरसकून सो रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने उसे दूध के साथ नींद की गोली दी है, अभी उसे ज़हनी आराम की ज़रूरत है। नकीब दानीन के कुछ बोलने से पहले ही सबको दानिश की खैरियत बता गया। अकेले? दानी ने फिक्रमंदी से पूछा। वो कब से दानिश का फ़ोन ट्राई कर रही थी जो स्विच ऑफ था। नहीं, फारान और अमान को उसके पास छोड़कर आया हूँ। निशा कैसी है? नकीब को कब से उस दुश्मन जान की फिक्र खाई जा रही थी, आखिर बेताबी से पूछ ही लिया। तुम्हारे ख्याल में उसे कैसा होना चाहिए? सवाल आफरीन बेगम की तरफ से था। हम सब ने कोशिश कर ली, वो दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही, ना अंदर से आवाज़ लगा रही है। अल्लाह जाने कब मेरी बच्ची की आजमाइश खत्म होगी। अभी उसने ज़िंदगी जीना शुरू की थी और अभी ये तूफान चला आया। आफरीन बेगम कुलूगीर लहजे पर बोली, जिस पर नकीब ने परेशानी से पेशानी मसली। शिफा, मेरे पास है, सुला दिया उसे मैंने अपने कमरे में। दानीन के जवाब पर नकीब ने सर हिलाते हुए बेबसी से अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। मामा, आप एक गिलास गर्म दूध दे दें। नकीब बोलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। नक्की हसन कमाल। आफरीन बेगम ने यह सवाल बहरोज और शहरोज साहब से पूछना चाहा था, लेकिन उनके स्पार्ट और संजीदा तासुरात ने इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए वो नकीब से पूछते हुए भी हिचकिचा रही थी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन उनके लिए हार्मफुल है। अभी वो नॉर्मल हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन लाजमी है, वरना कुछ भी हो सकता है। उनके दोस्त डॉक्टर सफदर हॉस्पिटल में उनके साथ हैं। नकीब ने बिना पलटे जवाब दिया, फिर कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। सैमी, उस बच्ची की हालत भी ख़राब है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दी है जिसके ज़ेर असर अम्मा जान के कमरे में सो रही है। तुम जाओ निशा को देखो। आफरीन बेगम की बात पर नकीब सर हिलाता वहाँ से निकलकर पोर्च की तरफ बढ़ा। वहाँ से सीढ़ी लेकर अपने कमरे की बालकनी में लग गई। खिड़की खुली देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता कमरे में कूद गया। सामने कमरे का मंजर नाइट बल्ब की हल्की पीली रोशनी में भी वाज़ेह नजर आ रहा था। पूरे कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नफासत से अपनी असल जगह पर मौजूद हो। हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरा देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे यहाँ कोई तूफान आकर गया हो। कोई कमरे की बिखरी हालत देखकर नहीं कह सकता था कि ये नफासत पसंद निशा का कमरा है, जो ड्रेसिंग पर रखे हेयर ब्रश की बेतरतीबी तक बर्दाश्त नहीं करती थी। आज उसे ड्रेसिंग की सारी चीज़ें कालीन पर बिछी थीं। सोफे के कुशन दरवाजे के सामने अपनी बेकदरी पर रो रहे थे, तो बेडशीट, तकिया, शिफा का बड़ा वाला टेडी बियर जो बेड पर रहता था, कंफर्टर के साथ बेड के सामने कालीन की जीनत बनी हुए थे। नकीब उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता अपनी बेचैन नज़र उसकी तलाश में दौड़ाते हुए आगे बढ़ा, जब कोई चीज़ बेदर्दी से उसके तलवे में पेवस्त हुई। नकीब ने कराते हुए झुककर वो चीज़ उठाई तो मालूम हुआ वो निशा का झुमका था, जो आज उसने शादी के बाद पहली बार एहतमाम से तैयार होते हुए पहना था। नकीब अपने दर्द को लब भींच कर बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़कर लाइट ऑन कर गया। जब इसकी नज़र बेड के लेफ्ट साइड पर घुटनों में सर्दिए उलझे बिखरे हुलिये में वजूद पर पड़ी, तो वो तड़प कर अपने दर्द को खामोश करता है कि जिसमें उसके पास पहुंचकर घुटनों के बल बैठा। निशा, नकीब ने हल्का से कंधा हिलाया, जिस पर निशा ने अपना रो रो के सरख्वा चेहरा उठाकर सूजी हुई आंखों से उसे देखा। उसकी अबतर हालत देखकर नकीब का दिल कटकर रह गया। उसने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसे अपने अंदर भींचा। निशा, मेरी जान, क्या हालत बना लिया है तुमने? नकीब के बोलने की देर थी, निशा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। नकीब उसके गर्द हिसार तन के बस खामोशी से उसे अपने दिल का गुबार
निकालने छोड़ चुका था। कई आंसू थे जो निशा के घने बालों में उसके भी जज्ब हुए थे। शांत हो जाओ मेरी जान, प्लीज काम डाउन। नकीब ने उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरना चाहा, लेकिन फौरन खतरनाक तेवर लिए पीछे हुई और दूसरी पल दोबारा ऊंची आवाज में रोते हुए दोनों हाथों से नकीब के सीने पर मुक्कों की बरसात शुरू कर चुकी थी, जो वो बिना किस्म की मुजाहिमत के खामोशी से खा रहा था। दर्द तो उसके सीने में हो रहा था, लेकिन निशा के मुक्कों का नहीं, बल्कि उसकी बिखरी हालत देखकर, जिसने रो रो कर आंखें सुजा लीं। आंखों में लगे काजल मेकअप के साथ बहकर चेहरे पर फैल चुका था। जूड़े में कैद बाल अजीब बेतरतीबी से चेहरे, पीठ और सीने पर बिखरे थे। नक्की, वो क्यों वापस चले आए? नक्की क्यों? बताए ना, आपने कहा था कि मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें सबसे निकाल लूंगा। फिर क्यों? क्यों नहीं रोका आपने उस शख्स को मेरी जिंदगी में वापस आने से? क्यों? नक्की क्यों? आखिर मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती? क्यों? बताएं मुझे क्यों? मैंने तो आप पर भरोसा किया था ना, फिर क्यों? निशा ने थककर नकीब के सीने से अपनी पेशानी टिकाकर अब बेआवाज रो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ खुद को संभालो। काफ़ी देर तक उसे भड़ास निकाल लेने के बाद जब महसूस हुआ कि वो थक चुकी है, तो दोनों बाजुओं से थाम कर अपने सहारे खड़ा किया, फिर गोद में उठा के बेड पर बिठाया। अब निशा बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। चलो ये चेंज करो। नकीब वार्डरोब से निशा का नाइट ड्रेस निकाल लाया, लेकिन निशा के वजूद में हरकत ना होता देख वापस उसे अपने बाजू में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जाओ शॉवर लेकर आओ, और प्लीज़ मेरे लिए रोना मत, नकीब ने मन्नत भरे अंदाज में कहते हुए उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर चालू करता वॉशरूम से निकल गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मुतमिन होते हुए कमरा समेटने लगा। कमरा रहने लायक बनाने के बाद वो अपने कपड़े निकालने वार्डरोब की तरफ बढ़ा था, जब आफरीन बेगम दूध लेकर कमरे में दाखिल हुई। नक्की, निशा निशा कहाँ है? उन्होंने अपनी बेताब नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए पूछा। शॉवर लेने भेजा है, और प्लीज़ आप अभी जाएं, पहले ही वो अपनी हालत काफ़ी ख़राब कर चुकी है, आपको देखकर दोबारा बिखर जाएगी, प्लीज़। नकीब उन्हें वॉशरूम की तरफ बढ़ता देखकर उन्हें लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिस पर आफरीन बेगम नम आंखों से सर हिलाते वहां से निकल गई थी। नकीब भी अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में घुस चुका था। जब वो नाइट ड्रेस पहनकर वापस आया तो निशा घुटनों में सर्दियों नम बालों के साथ बेड पर बैठी नजर आई। वो नफी में सर हिलाता टॉवल लेकर उसकी तरफ बढ़ा था, निशा को सीधा करके उसके बाल खुश्क करने लगा। निशा ने कोई मज़ाहिमत नहीं की। टॉवल सोफे पर फेंकने के बाद वो नाइट बल्ब ऑन करता बेड पर चला आया। साइड टेबल पर मौजूद दूध के गिलास, जिसमें नींद की गोली मिला चुका था, उठाकर निशा के करीब आया। निशा, ये पी लो प्लीज़। नकीब उसका रुख अपनी तरफ करते हुए छोटी सी स्माइल पास कर गया। निशा ने बिना कुछ कहे गिलास परे कर दिया। पी लो मेरी जान, फिर तुम में ताकत आएगी, तभी तो तुम मुझे मार के प्रॉमिस तोड़ने की सजा दे पाओगी। चलो पी लो, शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, यही कहती हूँ ना तुम शिफा को। चलो मैं भी तुम्हें कहता हूँ, मेरा बच्चा पी लो। नकीब ने उसे पिचकारते हुए जबरदस्ती दूध उसके मुंह से लगाया, जिस पर निशा ने दूसरी तरफ मुंह किया। निशा क्यों तंग कर रही हो? प्लीज पी लो प्लीज। नकी, मैं तंग आ गई हूँ, ये सब मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती? अब तो सब नॉर्मल हो रहा था, फिर वो इंसान क्यों आ गया मेरी खुशियों का दुश्मन बनने? आखिर क्यों? निशा की आंखें वापस झलकने को बेताब थीं। नकीब बिना कुछ बोले उसे अपने हसार में लेकर दूध उसके मुंह से लगा गया, जिसे वो अब की बार बिना मज़ाहिमत के कटाकट पी गई। निशा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। उसके हर काम में मसलियत होती है, हमारी भलाई छुपी होती है। बस हमें ज़रूरत है तो उस पर कामिल यकीन रखने की, सब्र करने की, और मुझे यकीन है मेरी जान इस आजमाइश में खरी उतरेगी। अब कुछ मत सोचो, आंखें बंद करो, जहन को पुरसकून होने छोड़ दो। सिर्फ तुम्हारे सर में चल रहे मेरी उंगलियों की हरकत पर ध्यान दो। नकीब ने खुद ही अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की, फिर उसका सर अपने सीने पर रखकर दराज हो गया और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को निशा के नम बालों में हरकत देने लगा। शायद तुम्हारे अंदर के गिरा खोलने के लिए ही अल्लाह ने उस इंसान को हमारी जिंदगी में वापस भेजा है। नकीब निशा की बंद आंखों पर अपने लब रखता उसे अच्छे से अपने अंदर समेटते हुए आंखें बंद कर गया। अब यह तो तय था कि जब तक निशा संभल ना जाए उसे बच्चों की तरह उसका ख्याल रखना है, जो वो बाखुशी रखने को तैयार था। बीडी, अंकल, अंकल मेरे मेरे बीडी कहाँ हैं? सुबह सब नाश्ते की टेबल पर आकर बैठे ही थे जब कल रात के ही हुलिये में सैमी अम्मा जान के कमरे से बरामद हुई। इसके सवाल पर बहरोज साहब और शहरोज साहब भी नाश्ते से हाथ खींचते हुए बेसाख्ता लब भींचे थे।
अंकल, आप बता क्यों नहीं रहे मेरे बीडी कहाँ हैं, कैसे हैं? अंकल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सैमी बहरोज साहब की तरफ बढ़ी थी जब दारों की जगह से खड़ा हुआ इस तक पहुंचा था। तुम मेरे साथ चलो, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बीडी के पास ले जाऊंगा। दारम धीमी आवाज में बोला। जानता वो भी कुछ नहीं था, लेकिन सबके सर्दो स्पॉट अंदाज बता रहे थे कि हसन कमाल का जिक्र उन पर किस कदर नागजीर गुजरा है। बट दारम जान। सैमी, प्लीज, मैं बता रहा हूँ ना। वाई डोंट यू ट्रस्ट मी? दारम झल्लाया, क्योंकि टेबल पर नकीब निशादानी लोगों कोई मौजूद नहीं थे उसे समझाने के लिए। आई ट्रस्ट यू, बट प्लीज। रफिया भी, आप प्लीज टीवी लॉन्च में नाश्ता भेज दें। दारम सैमी का बाजू पकड़कर टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ा। फिर किस मिन्नत समाजत उसने सैमी को 2 ब्रेड और गिलास दूध पिलाया, ये सिर्फ वही जानता था। इसके बाद दारम सैमी को लेकर ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दूसरी तरफ बहरोज साहब और शहरोज साहब के निकलते ही दानिश भी दरक्षा के साथ दानिश के लिए नाश्ता देकर अम्मा जान की इजाज़त से ड्राइवर के साथ उसके नए घर की तरफ रवाना हुई थी। आप लोग यहाँ? दानी लोग अभी बड़े से घर के आगे रुकी गाड़ी से उतरे ही थे कि वहां दानियाल की गाड़ी पार्क हुई थी और उन्हें यहाँ देख दानियाल हैरान हुआ था। जी भाई, लेकिन आप? दानी ने उल्टा सवाल किया। मुझे नकीब ने कॉल की थी कि दानिश के पास चला जाऊं। एक्चुअली अरमान लोग जा चुके हैं इसलिए। लेकिन आप लोग यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? दानियाल बात तो दानीन से कर रहा था, लेकिन नजर दरक्षा पर थी जिसने उसे देखते ही हाथों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। जी भाई, वो अम्मा जान ने दानिश के लिए नाश्ता भेजा है इसीलिए। ओके, तो आप जाकर दानिश को नाश्ता दें। आई एम श्योर इस वक्त उसे आपकी कंपनी की सख्त ज़रूरत होगी, और जिसकी कंपनी का मैं ख्वाह हूँ। अगर आपको गिरा ना गुजरे तो इसे ले जाऊँ ताकि हम दोनों को आसानी हो। दानियाल दरक्षा की तरफ इशारा करते हुए बोला। दानी चलो। दरक्षा दानियाल का मतलब समझते ही दानी का बाजू जकड़ गई। खुदा को मानो दरी, घर में तो तुम्हारी जुबान मिसाइल की स्पीड से चलती है और दानियाल भाई के सामने हिकलाना शुरू कर देती हो। दानी झल्लाई। बेफिक्र रहें दरी, मैं सच में कोई आदमखोर दरिंदा नहीं हूँ। आज मामा आप लोगों को हमारी तरफ नाश्ते पर इनवाइट करने वाली थी, लेकिन कल रात जो हुआ उसकी वजह से कर नहीं पाई। यहाँ पास ही एक होटल है, हम वहाँ चलकर बैठते हैं। दानियाल की बात पर दरक्षा की गिरफ्त दानीन के बाजू पर मजबूत हुई थी। जब दानीन का फ़ोन रिंग करने लगा तो वो ज़बरदस्ती दरक्षा से अपना बाजू छुड़ाती साइड पर हुई थी। दरी, दानिश को अभी किसी बहुत खास की ज़रूरत है, जिससे बात करके उसे हल्का फुल्का महसूस हो, जो इसका अपना हो। निशा भी इस हालत में नहीं है कि वो दानिश को संभाल सके, तो बचा कौन? दानीन। सो दानीन को अकेले उसके पास जाने दें। आप मेरे साथ आएँ। ट्रस्ट मी, मैं आपको यहीं पास रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। दानियाल के लिसान से समझाने पर दरक्षा ने कुछ सोचते हुए इस बात पर सर हिलाया। वो अम्मा जान का फ़ोन था, शिफा का पूछ रही थी। चलो दरी, दानी वापस आते हुए बोली। दानी, तुम दानी भाई के पास जाओ, मैं मेरा मतलब है मैं आती हूँ। दरक्षा ने दानियाल के गला खनकारने पर भाई का लफ्ज़ अधूरा छोड़ा था। आर यू श्योर? मेरा मतलब है घर जाकर लड़ने मत बैठ जाना। दानी ने कंफर्म करना चाहा, जिस पर दरक्षा ने हौले से इस बात पर सर हिलाया था। ओके दानियाल भाई, मेरी नाजुक जान दोस्त का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ गाना वगैरह गाने से परहेज़ कीजिएगा। दानी शरारत से कहती आगे बढ़ गई। प्लीज़। दानियाल ने फ्रंट डोर खोला, जिस पर दरक्षा हाथ मरोड़ते हुए बैठ गई। दानियाल भी सीटी की धुन बजाता सरशार से ड्राइविंग सीट संभाल गया। उफ, इतना बड़ा घर, वो भी बिल्कुल खाली। अब मैं कैसे ढूंढूं अंग्रेजी बाबू को? दानी खाली हॉल में खड़े होकर ऊंची आवाज में बड़बड़ाई। घर नया खरीद लिया गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल खाली था। अंग्रेजी बाबू! दानी ने जोर से आवाज लगाई, जो खाली घर में गूंजकर वापस उसके पास लौटी थी। हेलो अंग्रेजी बाब! अभी दानी ने दूसरी आवाज लगानी ही चाहिए थी जब एक सुर्खो सफ़ेद हाथ उसके मुंह पर आया था। अंग्रेजी बाबू तुम? दानी ने पलटे बगैर पूछा, जिस पर दानिश ने उसके कमर में हाथ डालते हुए अपनी तरफ मोड़ा। तो आप यहाँ पे मेरे फरिश्तों का आवाज़ लगा रही थी? दानिश ने खुरदरे लहजे में पूछा था। दानी ने उसे जवाब क्या देती, वो उसे देखकर ही सकते में चली गई थी। हरी आंखों में सुर्ख डोरे, चेहरे पर सदियों की थकान, आंखों के नीचे गहरे हल्के भींचे होंठ, सर्दों सुपाट तासुरात। ये तो उसका अंग्रेजी बाबू नहीं था, जिसका चेहरा हमा वक्त खिला रहता था। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी। नरम तासुरात तो बने ही उसके चेहरे के लिए थे। हरी आंखों को पर्दे में रखना तो उसका फर्ज था। आप यहाँ क्यों आई हैं दानीन? दानिश दानी के कमर से बाजू हटाते हुए पीछे हुआ, जिस पर दानी होश में आई थी।
अपनी क्या हालत बना ली अंग्रेजी बाबू? दानीन ने दुख से उल्टा सवाल किया। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है दानीन। खाली घर, तन्हाई, वीरानी, अकेलापन, बेयारो मददगार जिंदगी। पिछले 7 महीने से तो मैं खुद को धोखा दे रहा था कि मेरी भी एक फैमिली है, मुझे भी लोग मोहब्बत करते हैं, मेरी भी परवाह करने वाले मौजूद हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरे बहुत सपने हैं, लेकिन वो सब ख्वाब था। हकीकत तो ये है मेरे सामने। इसलिए आप मुझे मजीद धोखा ना दें और चली जाएं प्लीज़। दानिश की बातों पर दानी ने लब भींचे थे। अच्छी तकरीर कर लेते हो, बल्कि मेरा तो ख्याल है हिटलर को भी अपनी तकरीर तुमसे लिखवानी चाहिए, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आओ नाश्ता करो। दानी ने अपने तासुरात छुपाते हुए टिफिन लेकर पीछे पीछे मैट्रेस की तरफ बढ़ी। दानी, आप यहाँ किसकी इजाज़त से आई हैं? दानिश ने उसकी अपनी बात हवा में उड़ाता देख उसे करीब आया, जब टिफिन खोलकर मैट्रेस पर डाल रही थी। अगर तुम्हें याद हो तो ये घर हम दोनों के नाम पर है और एक मालिक को अपने घर आने पर दूसरे मालिक को जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है, दानीन ने जताया। दानिश ने अपनी मर्जी से सबके कहने के बावजूद घर दोनों के नाम पर रजिस्टर कराया था। खैर बैठो, मुंह तो धो चुके लगते हो, जल्दी से नाश्ता करो, बहुत लजीज है, अम्मी जान ने बनाया है स्पेशली तुम्हारे और आप ही के लिए। मुझे भी नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ खाऊंगी और तुम कोई कंजूसी नहीं करोगे। दानीन ने प्लेट में पराठे निकाल रही थी। दानीन, आप छुप कर आई हैं? दानिश ने अब की बार दानीन का बाजू पकड़ के अपनी तरफ घुमाया। तुमने समझा क्या है मुझे अंग्रेजी बाबू? मैं क्या तुम्हें कोई थर्ड क्लास हीरोइन नजर आती हूँ, या तुमने मुझे अपनी फुप्पी की तरह बेवकूफ़ और जज्बाती लड़की समझा हुआ है? दानी ने गुस्से से अपना बाजू छुड़ाया था। निकाह हुआ है तुमसे, मनकू हो तुम मेरे, तुमसे मिलने के लिए मुझे अपने बड़ों की इजाज़त ज़रूर दरकार है, लेकिन छुपने की या भाग कर आने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक बात और, मैं दानीन बहरोज़ बेग हूँ, गलत काम भी डंके की चोट पर करती हूँ। फिर ये तो, दानीन बेखौफी से चिताते हुए बोली, अम्मा जान ने खुद मुझे इजाज़त दी है, वरना मैं कोई तुमसे मिलने के लिए मरी नहीं जा रही थी। हद है, मतलब यहाँ मैं भूखी बादशाह सलामत को नाश्ता खिलाने आई हूँ और उनके सवालात ही ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से इल्ज़ामात तो मुलाहिज़ा करें। मुझे क्या, मेरी बला से खाओ या भूखे रहो, मैं खाने लगी हूँ। दानीन लापरवाही से प्लेट पर झुकने लगी थी, जब दानीन ने उसे अपनी तरफ मोड़कर सीने में छुपाया। थैंक यू दानीन, थैंक यू सो मच। मैं कल रात से बहुत अकेला महसूस कर रहा था दानीन। मुझे लगा मैं फिर से अकेला हो गया, जैसे आज से 20 साल पहले मामा के जाने के बाद हुआ था। दानीन, मैं अकेला नहीं होना चाहता, मैं हसन कमाल जैसा नहीं हूँ। मैंने ये घर हमारा, यहाँ हम अपनी दुनिया बसाएंगे। दानीन प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। दानिश उसे ज़ोर से अपने अंदर भींचे एक जज्ब से बोल रहा था, आवाज़ में नमी वाज़ेह थी। दानीन दम साधे उसके सीने से लगी थी। अब छोड़ दो अंग्रेजी बाबू, मेरी पसली की हड्डियां तोड़कर दम लोगे क्या? दानीन दानिश की गिरफ्त मजबूत से मजबूतर होती देख अटक अटक कर बोली थी। सॉरी। दानिश शर्मिंदा हुआ। ओके, आओ नाश्ता करो जल्दी। दानीन अपना दुपट्टा ठीक करते हुए प्लेट उसके सामने कर गई। दानीन, आपी, वो ठीक हैं, अब भाई संभाल रहे हैं उन्हें, तुम उनकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा टिफ़िन रेडी कर रही थी, भाई उनका नाश्ता लेकर कमरे में गए थे। दानीन ने जूस का गिलास उसके आगे किया। इसके बाद नाश्ता खत्म होने तक दोनों खामोशी रहे थे। तुम घर कब आओगे? सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए। दानी ने अपने आप को महवियत से देख रहे दानिश के आगे हाथ लाते हुए पूछा। आपको लगता है अंकल लोग मुझे अब उस घर में बर्दाश्त करेंगे? ये जानने के बाद कि मैं हसन कमाल का खून हूँ, वो मुझे आपको सौंपेंगे? भले ही मैंने किसी गलत इंटेंशन से अपनी असलियत नहीं छुपाई, लेकिन हूँ तो मैं उनकी नज़र में एक धोखेबाज ही ना, और एक धोखेबाज। बहुत फजूल बोलते हो अंग्रेजी बाबू, वो सब अभी शौक में है। अचानक हसन कमाल की आमद को कबूल करना तुम लोगों की तरह उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप भी बेग हाउस के मकीन तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही भरोसा करते हैं जितना पहले करते थे। अगर भरोसा इतना कमज़ोर होता तो वो एक अनजान इंसान को अपनी बेटी नहीं सौंप देते। इसलिए पॉजिटिव सोचो बजाय इन फजूलियात के। दानी ने सख्ती से तंबीह की, जिस पर दानिश सिर्फ उसे देखता रह गया। और हाँ, मेरे अब्बू ने मोहम्मद दानिश को बेटी दी है, उसका भरोसा किया है, एक ऐसे इंसान का जिसके माँ बाप के बारे में वो बस इतना जानते थे कि वो नौ मुस्लिम है, उसके वालिदैन ईसाई हैं। हसन कमाल ही उन सबका गुनहगार है, लेकिन है तो मुसलमान। फिर उन बेतुकी बातों का मकसद?
आप आए, मैं आपको हमारा पूरा घर दिखाता हूँ। दानिश उसका हाथ पकड़ के घर दिखाने लगा। दानिश भी उसे हल्का फुल्का देखकर मुतमिन सी घर देखने लगी थी। उफ, खुदाया मैं क्या करूं इस लड़की का। पहले बोलते हुए नहीं थकती थी, अब रोते हुए नहीं थक रही। और मैडम जो भी शुगर फरमाए, मुझे क्यों फर्क पड़ता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। दारम चेहरे पर हाथ फेरता गार्डन की कुर्सी पर सर झुकाए रोने में मगन सैमी की तरफ बढ़ा। आज 5वां दिन हसन कमाल का हॉस्पिटल में था। दारम उसे उस दिन हॉस्पिटल में छोड़ आया था। उसके बाद से वो रोज खुद ही ड्राइवर को लेकर हसन कमाल से मिलने जाती थी। फिर मिन्नत समाजत करके डॉक्टर सफदर उसे वापस भेजते और घर आकर मोहतरमा रोने का काम पूरी खुशअस्लूबी से अंजाम देती रहती, जिस पर दारम जिद होकर उसकी परछाई बन गया था। लेकिन जैसे ही दारम की उससे नजर हटती, मैडम अपना शुगल में मसरूफ हो जाती। अभी कुछ देर पहले तक उसके साथ जबरदस्ती बास्केटबॉल खेलकर अंदर पानी पीने गया और मैडम ने पीछे दरिया बहाना शुरू कर दिया था। सैमी यार, तुमने अपने आंखों का वाटर सप्लाई कनेक्शन बहरुल काहिल से जोड़ रखा है क्या, जो कभी भी कहीं भी अवेलेबल होता है? मतलब हद है यार, तुम लड़कियां इतना रो कैसे लेती हो? दारम उसके सर पर पहुंचते हुए झिल्ला के पूछ गया, जिस पर सैमी ने अपनी भीगी पलकें उठाई थीं। उसका आंसू से तरमासूम चेहरा देखते ही दारम धीमा पड़ा। कुछ भी था, ये छोटी सी लड़की बहुत बड़ी तकलीफ में थी। किसी अपने को खोने का डर जो दारम को छूकर नहीं गुजरा था, ये लड़की महसूस कर रही थी। देखो सैमी, रो मत। तुम्हारे बीडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो हैं ना। हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हारे पास तो बहुत से लोग हैं। दानिश भाई, आपी, नक्की भाई, दानी, दड़ी, आपी सब हैं तुम्हारे पास। दारम सैमी के आगे वाली चेयर संभालते उसे 5 दिन से इस्तेमाल किए लफ्जों से बहलाने लगा। सैमी मैडम पर कौन सा पहला उन लफ्जी तसल्ली का असर हुआ था जो आज होता। सो सिंपली सूसू जारी था। देखना, तुम्हारे बीडी जल्द घर आ जाएंगे। अब रोना बंद कर दो और चॉकलेट खाओ। दारम हमदर्दी में अपनी चॉकलेट की कुर्बानी देने को तैयार हो गया था। कैसे ठीक होंगे? तुमने देखा नहीं, मेरे बीडी इतनी सारी मशीनों में जकड़े हुए थे। अब बीडी ठीक नहीं हुए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। फिर मेरे पास भी कोई फैमिली नहीं होगी जेनिफर की तरह। फिर मेरी केयर कौन करेगा? सैमी ने सूसू करते हुए अपना मसला बयान किया, जो काफी गंभीर था। दारम कुछ देर थोड़ी पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबा। फिर मसले का हल मिलते ही चुटकी बजाकर बोला, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा और बड़ा होकर मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। अब रोना बंद कर दो प्लीज। दारम ने जैसे ऑफर की थी। मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी, तुम इतने छोटे हो। मैं बड़े आदमी से शादी करूंगा जो बहुत केयरिंग होगा। तुम तो बच्चे हो। सैमी ने फौरन से पहले ऑफर और रिश्ता दोनों रद्द किया था, जिस पर दारम का गमो गुस्से से मुंह खुला। सदमा रिश्ता रद्द करने का नहीं बल्कि बच्चा कहने का लगा था। लफ्ज बच्चा तो जैसे दारम को आग ही लगा गया था। तो फिर ऐसा करो, तुम माली बाबा से शादी कर लो। पूरी तरह तुम्हारे म्यार पर उतरे हैं। वो एजेड भी हैं और केयरिंग भी। कम से कम 30-40 साल सीनियर तो होंगे वो तुमसे। और केयरिंग भी कितने हैं, देखो कैसे गार्डन के सारे पेड़ पौधों की केयर करते हैं। दारम कुछ दूर पर काम कर रहे माली बाबा की तरफ इशारा करते हुए दांत पीस कर बोला, जबकि सैमी मुंह खोले सफेद बालों वाले माली बाबा को देख रही थी। ये लो, खाना है तो खाओ, रोना है तो रो, मेरी बला से जो करना है करो। बड़ी आई मुझे बच्चा कहने वाली। अगर मैं बच्चा हूं तो ये कौन सी 100 साल की बूढ़ी दादी अम्मा है। मैं यहाँ मैडम को अपनी चॉकलेट दे रहा हूँ, बातों की दुकान से शादी करने को तैयार हो गया हूँ, और मैडम मुझे बच्चा कहकर रिवॉर्ड पेश कर रही हैं। सही कहते हैं लोग, नेकी करो जल्दी मरो। दारम सुलग कर चॉकलेट सैमी के हाथ पर पटकने के अंदाज में रखता वहां से वॉकआउट कर गया। यू आर सो स्वीट दारम जान, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। सैमी कुछ देर दारम की पश्च को घूरने के बाद नम आंखों से मुस्कुराते हुए चॉकलेट रैपर खोलकर खाने लगी। भूरी बिल्ली, सब मुझे परेशान करने के आइडियाज होते हैं। मैं भी न जाने क्यों इस चातिर बिल्ली के झांसे में आ जाता हूँ। दारम बैरूनी दरवाजे से सैमी को चॉकलेट खाता देख मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। 20 साल पहले हसन ने अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने छोटे भाई मोहसिन को लंदन बुलाया था, जहां उसने एक ईसाई लड़की से शादी की थी, जो शादी के बाद मुसलमान हो गई थी। फातिमा नाम था उसका। शादी के साल बाद उनके घर दुर्रे शहवार पैदा हुई। दुर्रे शहवार 3 साल की थी जब हसन ने अनजाने में कुछ गलत लोगों से बिजनेस डील कर ली थी। बाद में उनके गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्म हुआ तो उसने डील कैंसिल कर दी। लेकिन यहाँ उन लोगों ने बदला लेने की गर्ज से मोहसिन और फातिमा की गाड़ी में बम ब्लास्ट करवा दिया, और तब अकेले एक यतीम बच्ची सैमी की परवरिश करते हुए हसन कमाल को अपने बच्चे याद आए थे, और धीरे धीरे वो निदामत पछतावे की खाइयों में गिरता चला गया।
और जैसे उसकी पूरी तरह आंखें खुली उसने दानिश की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नाकामी उसका मुकद्दर बनी और थक हार कर यहाँ वापस चला आया, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर सफदर ने नजरें सामने रखी, शीशे की टेबल से हटाते हुए अम्मा जान की तरफ देखा, जो स्पाट चेहरा लिए उन्हें ही देख रही थी। अम्मा जान, आप हम सबकी बुजुर्ग हैं। मैं जानता हूँ हसन कमाल ने जो आपके और आपके खानदान के साथ किया, उस सबको फरामोश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अम्मा जान, जिस हसन कमाल ने आपके साथ वो सब किया था, जो आप लोगों का गुनहगार था, वो हसन कमाल 10 साल पहले ही मर चुका है, जिसका गवाह मैं हूँ। और जिसे आप लोगों ने मुजरिम बने सर झुकाए आज से 15 दिन पहले अपने दर पर खड़ा देखा था, वो कोई और था, जो 10 साल से पछतावा की आग में झुलस कर जमीर के कचकोरे खा खाकर सड़ता बदल चुका है, जो हर रात अपने किए पर नए सिरे से शर्मिंदा होता है, जो हर सुबह अपने किए पर नए सिरे से माफी मांगता है, हर घड़ी जमीर के अदालत में सर झुकाए नादिम खड़ा रहता है, हर पल अपने किए की अजियत भुगत रहा है। डॉक्टर सफदर एक जज से बोल रहे थे, जब अम्मा जान ने हाथ उठाकर उनकी बात कता की। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं डॉक्टर? हम किसी हसन कमाल को नहीं जानते, और जिसे जानते हैं उसका नाम भी अपने लबों पर लाना अपने को गाली देना समझते हैं। अम्मा जान कड़क आवाज में कतियत से बोली। उस रात के बाद से अम्मा जान की सख्त वार्निंग पर किसी ने हसन कमाल का जिक्र बेग हाउस में दोबारा नहीं छेड़ा था। नकीब के सारी तफसील बताने पर अम्मा जान ने खुद अपने बेटों को समझाने के बाद दानिश को फोन करके घर वापस बुलाया था। पिछले एक हफ्ते से डॉक्टर सफदर की तरफ से मुलाकात की सिफारिश को बड़े आराम से टाल रही थी, लेकिन आज डॉक्टर सफदर जबरदस्ती घर चले आए थे और आते ही हसन कमाल का जिक्र छेड़ दिया था। अम्मा जान, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी नफरत सब जायज़ है। आपकी जगह मैं या कोई और भी होता तो उसका रद्द-अमल भी यही, बल्कि इससे ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक होता। लेकिन अम्मा जान, हमारे दीन में तो गुनाह से नफरत करने की तलकीन की गई है, गुनाहगार से नहीं, खासकर तब जब वो अपनी खताओं अपनी कोताहियों पर नादिम हो। अम्मा जान, माफ़ करना आला ज़र्फ़ी की अलामत है। डॉक्टर सफदर की बात पर अम्मा जान ने बड़ी अजीब नजरों से सोफे पर बैठे आम से टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस उस शख्स को देखा, जो कितनी आसानी से उन्हें अपना ज़र्फ बड़े करने का कह रहा था, उन जख्मों को भुलाने की सलाह दे रहा था जो हसन कमाल ने दिए थे, और वापस आकर उसे दोबारा कुरेद दिए गए थे। फिर डॉक्टर साहब, आप समझ जाएं कि इस मामले में बेग हाउस के मकीन बहुत कमजोर साबित हुए हैं। अम्मा जान ने जैसे बात ही खत्म कर दी। 5 हरफों से बना है लफ्ज माफी, जिसे अदा करते 4 लम्हे नहीं लगते, लेकिन इस एक लफ्ज से रगों में खून की तरह दौड़ रही अजियत कम नहीं होती। जुबान से माफ नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। जहां जख्म सालों बाद भी जिंदा और ताज़ा रहते हैं, और हम इतना बड़ा ज़र्फ नहीं रखते कि हसन कमाल के किए को दिल से माफ़ कर सकें, और ना ही हम मुनाफिक हैं जिसकी ज़ुबान पर कुछ दिल में कुछ। अम्मा जान ने बिना किसी लिगी लिपटी के बात की। अम्मा जान के 2 टोक अंदाज पर डॉक्टर सफदर ने लब भींचे, लेकिन उन्हें अपने दोस्त के लिए करना था, इसलिए मजीद हिम्मत जमा करके गोया हुए। हसन को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका ऑपरेशन अगर अब नहीं हुआ तो फिर होना नामुमकिन है, और ये जहनी दबाव का वो शिकार है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसे मैंने डॉक्टर्स ने बहुत समझाया कि ऑपरेशन करा ले, लेकिन उसके लिए उसकी शर्त है कि अम्मा जान उनके खामोश होने पर लफ्ज दोहरा गई कि उसकी मेडिकल फाइल पर साइन उसके बच्चे करें। डॉक्टर सफदर ने अम्मा जान की तरफ देखकर बात मुकम्मल की, और अब वो अम्मा जान के चेहरे पर नागवारी साफ देख सकते थे। मैं आपके पास बहुत सी उम्मीद के साथ इतनी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ अम्मा जान। आप अपने दिल को कशादा करके एक मरते हुए बेबस गुनाहगार बाप की औलाद के लिए तड़प को ख़त्म कर दें, उसे उसके बच्चों से मिला दें, आपका एहसान होगा। डॉक्टर सफदर अपनी जगह से खड़े होकर अम्मा जान के आगे हाथ जोड़ गए। हसन को डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट के साथ बोलने से सख्ती से मना किया है, वरना वो आप लोगों के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने को तैयार है, क्योंकि तकब्बुर के बुत को वो बहुत पहले अपने हाथों से निस्सो नबूद कर चुका है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सफदर सलाम करते वहां से रुखसत हो गए थे। अम्मा जान की पुरसोच नजरें कितनी देर तक दरवाजे पर टिकी रही थीं। वो इंसान बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा जिसका दिल हर किस्म के कीना बुग़्ज़ कदूरत से पाको साफ होगा। माफ़ करने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीज़ है। इंसान को अपने दिल आईने की तरह साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जिसे अल्लाह ने अपने रहने के लिए पसंद किया है। अगर कोई अपने किए पर नादिम हो, माफ़ी चाहता हो तो फ़ौरन माफ़ कर दो, क्योंकि हम उस नबी की उम्मती हैं जिसने पत्थर खाकर भी दुआए खैर दी थी। बिछड़े हुओं को मिलाना सदका है।
ऐसे ही बहुत से जुमले थे जो अम्मा जान ने किताबों में पढ़े थे, बच्चों को सिखाए थे और आज यही उनके लिए इम्तिहान बने हुए थे। बेशक कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अल्लाह मेरी रहनुमाई करना। अम्मा जान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। फिर कुछ सोचकर वो नवाफिल की नीयत से उठ खड़ी हुई। रियली भाई, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मैंने तो समझा था कि वो नाइट मेरी बेक हाउस में और आप लोगों के साथ लास्ट नाइट थी, बट अल्लाह ने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। रेड चिली, आर यू मैड? दानिश अपना कंधा फैलाते हुए बिलबिला उठा था, जहां अभी भी दानीन ने ताजा तरीन शॉर्प की हुई पेंसिल की नोक अंदर तक डाल के निकाली थी। पागल मैं नहीं अंग्रेजी बाबू, तुम हो गए हो। ये एक प्यारा ग्राफ तुम 14 दिन में 14,000 मरतबा दोहरा चुके हो, जिसे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। बस खून निकलने की कमी है, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं थकता। यकीन करो, अगर लकड़ी का बना होता तो अब तक टूट चुका होता। दानी ने दोबारा पेंसिल शार्प करते हुए दानिश को झाड़ पिलाई थी। वो लोग इस वक्त स्टडी में मौजूद थे। निशा अपने संजीदा तासुरात के साथ सोफे पर लैपटॉप में बिजी थी। बाकी सब नीचे कालीन पर अपनी अपनी बुक फैलाए बैठे थे। करीब ही नकी शिफा के साथ बैठा निशा को हंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रहा था, क्योंकि निशा का खोल जो चटकने लगा था वो दोबारा सख्त हो गया था। हाँ तो क्या अपना ग्रेटिट्यूड शो करना गुनाह है? जी बिल्कुल गुनाह है, जब वो लोगों के कान पर अजाब की तरह नाजिल हो। दानी दूबदू बोली। अगर हम स्टडी की बजाय क्लासरूम में होते ना रेड चिली, तो मैं आपको इसका मकबूल जवाब देता। दानिश बुक जोर से नीचे पटकते हुए बोला। अंग्रेजी बाबू, वो माकूल होता है। दानी ने तस्हीह करना ज़रूरी समझा। सेम टू सेम है, मकबूल हो या माकूल, जस्ट स्लिप ऑफ टंग से इधर उधर हो जाता है। दानिश लापरवाही से बोला। जस्ट स्लिप ऑफ टंग से हो जाता है जनाब फरंगी साहब, ये इधर से उधर से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। दानी ने मुंह चढ़ाया। हाँ हाँ मिस रेड, मीनिंग मैं नहीं आप चेंज कर रही हैं। टांग मीन्स लेग, टंग मीन्स जुबान। हम टांग से नहीं टंग से बोलते हैं। दानिश ने कहका लगाया, जिस पर निशा के अलावा सबका फलक शगाफ कहकर स्टडी रूम में गूंजा था, जबकि दानी मुंह वसूरते हुए उसे घूर रही थी। एग्जाम सर पर हैं, अगर तुम लोगों का इसी तरह चलता रहा तो तैयारी और रिजल्ट दोनों माशाल्लाह आएंगे। निशा की सर्द आवाज पर सबने फौरन मुंह पर उंगली रखते हुए मुंह में बुक में सर झुकाया था। अजब हालात होते हैं इस दिल के मोहब्बत में, उदास जब भी यार होता है कसूर अपना हो लगता है। नकीब कितनी देर से उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था, लेकिन मजाल है जो निशा बुक से एक पल के लिए भी नज़र हटा गई हो। पीछे बैकग्राउंड से तकिया लगाकर टेक लगाए बालों को जूड़े में कैद किया, आंखों पर खूबसूरत बारीक फ्रेम वाला नज़र का चश्मा लगाए, किताब में तकरीबन घुसी हुई थी। ये नया अमल पिछले 15 दिन से स्टार्ट हुआ था। शायद वो खामोश रहकर अपने अंदर के तूफान का मुकाबला करना चाह रही थी। शिफा, मेरा बच्चा, अपने पापा की एक नसीहत हमेशा याद रखना। अगर कोई इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करता हो और आपकी तवज्जो का थोड़ा सा तलबगार हो, तो उसे वो तवज्जो फ़ौरन दे देनी चाहिए। वैसे भी चुप रहकर भाव खाकर कौन सी बिल्डिंग बना लेना है। नकीब कनखियों से निशा को देखते हुए शिफा से मुखातिब था, जो अब किताब छोड़कर उसे घूर रही थी। उसकी निगाह में कोई जादू ज़रूर था, जिस पे पड़ी नज़र जिगर से उतर गई। नकीब ने सीने पर हाथ मारकर फिदा होने के अंदाज में शेर पड़ा। क्या फजूल बातें सिखा रहे हैं आप बच्ची को? निशा जोर से बेड पर बुक पटक कर उसकी शौक नज़रों को इग्नोर करते हुए पूछ गई। फजूल तो नहीं सिखा रहा, तरबियत कर रहा हूँ अपनी बेटी की, हर वालिदैन को करनी चाहिए। अब शिफा की वालदा माजदा को आइंस्टाइन बनने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वालिद साहब को कोई एक्शन तो लेना चाहिए ना। आखिर यही उम्र होती है बच्चे की तरबियत करने की। नकीब बड़े बुजुर्ग की तरह हाथ नचा नचा कर बोला, जिस पर शिफा मैडम नकीब के पेट पर कूदते हुए खिलखिला उठी थी। सीरियसली? 1 साल की उम्र बच्चों की तरबियत की होती है, जिस उम्र में बच्चे को अपना नाम तक नहीं मालूम होता। इस उम्र में वालिदैन? निशा ने नकीब को ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। बिल्कुल, बचपन से सिखाना चाहिए। जी, मुझे ये समझ जाना चाहिए कि आपसे बात करना बेवकूफ़ी है। सो जाएं, गुड नाइट। निशा साइड लैंप ऑफ करती अपनी जगह लेट गई थी। निशा, खुद कवर करने के लिए खुद को कवर करने के लिए मजीद अजियत पहुंचा रही हो। किससे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी खामोशी जो अजियत खुद अजियती से क्या बदल जाएगा? हकीकत को कबूल करना सीखो, यही अक्लमंदी है। नकीब उसका कंधा पकड़ के अपनी तरफ मोड़ गया।
नाराज़ हो मुझसे, इसलिए मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती? नकीब ने हौले से उसका सर अपने बाजू पर रखा, फिर बड़े नाजुक अंदाज में उसकी सभी पेशानी पर अपने अकीदत के फूल खिलाए थे। मैं खुद से नाराज़ हूँ नकी, मुझे क्यों उस इंसान की वापसी से फ़र्क पड़ रहा है जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा है, वो भी गैर मुतवक्के मुलाकात थी। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। फिर क्यों इसकी मौजूदगी मेरे लिए अजियत बनी हुई है? क्यों? क्योंकि हर चीज़ को तुम खुद पर हावी कर लेती हो, क्योंकि तुमने उस इंसान के नाम का अपनी ज़िंदगी में खला रखा है। नकीब की संजीदा आवाज़ पर निशा चेहरा घुमाकर नकीब की तरफ देख गई। ऐसा नहीं है। निशा ने सख्ती से नकीब की बात की तरदीद की। ओके, अब सो जाओ, कल अम्मा जान ने ऑफिस से जल्दी आने को कहा है। अब जल्दी जागेंगे तभी जल्दी जाएंगे ना, और जल्दी आएंगे तभी तो जल्दी वापस आकर अम्मा जान की अदालत में हाजिर होंगे। नकीब की बात पर निशा ने सर हिलाते दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया। नकीब ने अपने एक नज़र अपने बाजू पर रखे निशा के बालों से भरे सर, फिर एक लंबी सांस लेता शिफा को खुद में समेट कर आंखें बंद कर गया। वैसे अब निशा की खामोशी और पोल का परमानेंट इलाज होने वाला था। अम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? हसन कमाल और माफ़ी नामुमकिन। वो कब्र में उतर गया तब भी उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दौलत से दुनिया खरीदना चाहता था, अब जाए उसे दौलत से माफ़ी भी खरीद दे। बहरोज साहब अम्मा जान की बात सुनकर हत्थे से उखड़ गए थे। बिल्कुल अम्मा जान, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उसे माफ़ करने की बात कर रही हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं उसका कत्ल कर दूं। हम अपनी नाज अजियत नहीं भूले, गैरत जिंदा है हम में, लेकिन आपकी तरबियत पैरों की जंजीर बनी हुई है। रोज साहब जहर कंधा से गोया हुए। यहाँ हमने अपनी बात कहने के लिए आप लोगों को जमा किया है, आपके हसन कमाल के लिए नफरत के ग्राफ को देखने के लिए नहीं। हसन कमाल ने सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया है। अब फिर अगर हम यहाँ उसकी हिमायत कर रहे हैं तो उसकी वजह है, जो अगर आप लोगों को नहीं सुनना तो हम चलते हैं। अम्मा जान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप बैठे अम्मा जान प्लीज़, और आप लोग प्लीज़ तहम्मुल से काम लें। नकीब अम्मा जान को वापस बिठाते हुए बोला, जिस पर सब खामोश हुए थे सिवाय दारम और सैमी के। वहाँ सब मौजूद थे। 4 बजे का वक्त था। दारम और सैमी शिफा के साथ बाहर गार्डन में खेल रहे थे। निशा, दानिश, आज हम यहाँ खास तौर पर आप दोनों से मुखातिब हैं। अम्मा जान ने अपना रुख खामोश बैठे दोनों बहन भाई की तरफ किया था। हम आप लोगों पर जोर जबरदस्ती हुक्म सादिर नहीं कर रहे, ना ही हम मान मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं। हम आप लोगों के बड़े हैं और इस नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको सही और बेहतर की तरफ रागिब करें। अम्मा जान ने पहले ही सारी बात क्लियर की थी। हसन कमाल ने हमें बहुत से जख्म दिए हैं जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। फिर ये सब क्यों? बहरोज, हम बात कर रहे हैं। अम्मा जान की रोबदार आवाज़ ने बहरोज साहब की बात मुकम्मल नहीं होने दी। बच्चों, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कुरान और हदीस की रोशनी में करें। बच्चों, बाप शराबी हो, कबाबी हो, जवारी हो या चाहे नेक परवर हो, बाप बाप होता है और इस दुनिया में हर चीज़ का नेमुल बदल है सिवाय माँ बाप के। ये हमारी ज़िंदगी की वो दो हस्तियाँ हैं जिनका कोई मुतबादिल नहीं। अम्मा जान अपनी बात शुरू करते ही नजरें दोनों बहन भाई पर गाड़ गई थीं, जिनका चेहरा हसन कमाल के जिक्र पर हर किस्म के तासरात से आरी हो गया था। जानते हैं हसन कमाल के लिए आप दोनों के दिल में बहुत गम और गुस्सा नाराज़गी भरी है, जिसे आप चाहकर भी खामोश नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे, मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग। अम्मा जान दोनों के जब्त से लाल हुए चेहरे को देखकर बात दरमियान में रोक गईं। अम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी अम्मा जान चाहती हैं कि मैं उस इंसान को माफ़ करूं जिसकी बेटी होने का ताना मैं बचपन से सुनती आ रही हूं। अम्मा जान के दोबारा मुंह खोलने से पहले ही निशा बेयकीनी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जिस पर अम्मा जान ने आंखों से उसे वापस बैठने का इशारा किया। हब्बार बिन अस्वद ने ज़माना कुफर में हज़रत ज़ैनब की सवारी को बर्छा मारा था। वो गिरी, ज़ख्मी होकर 8 साल उसी ज़ख्म में आपने गुजार कर इंतकाल फरमाया। और फ़तह मक्का के मौके पर जब हब्बार बिन अस्वद ने आकर कलमा पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उन्हें कलमा पढ़ाकर बैत किया। 18 बरस मक्का वालों ने कत्ल के मंसूबे बनाए और जब माफ़ी के तालिब बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, मैंने माफ़ किया। तो बच्चों, हम उस नबी की उम्मती हैं। आपने ज़ख्म खाकर दुआए खैर दी। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ़ किया, अपनी बेटी के मुजरिम को बिना एक सवाल के इस्लाम के परचम तले लिया। तो क्या हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होकर थोड़ी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं कर सकते? अम्मा जान की बात पर सबने बेसाख्ता सर झुकाया था।
इसके अलावा निशा, आपको बेग हाउस में किस चीज़ की कमी हुई है? मोहब्बत की, तवज्जो की, इज्जत की, किस चीज़ की? हर चीज़ आपको बाकी बच्चों के बराबर बल्कि उनसे ज़्यादा मिली है। बहरोज़ और शहरोज़ ने आपको अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। साइमा और आफरीन कभी आप में और दानिश रक्षा में फ़र्क नहीं करती, बल्कि उन पर आपको फ़ौक़ियत दी। और हमारे लिए हमेशा आप ही अव्वल रही हैं। गर्ज आपको हर चीज़ मिली, ज़रूरत से ज़्यादा मिली, फिर भी आपके अंदर ये खला कहाँ से आ गया? आप नॉर्मल क्यों नहीं हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है? अम्मा जान ने बराह रास्त निशा की आंखों में देखा। ये खला इसलिए है बेटा कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ख्वाह वो आपसे कितनी भी मोहब्बत क्यों नहीं करते हों। हसन कमाल को ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने उसे अर्जेंट ऑपरेशन का कहा है और वो चाहता है कि उसका ऑपरेशन के वक्त उसके बच्चे उसके पास हों। आप लोग उसे माफ़ करके नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी हालत में इस दुनिया से कूच कर जाएगा। अम्मा जान के लापरवाही से कहने पर दोनों बहन भाइयों का दिल एक पल को सिकुड़ के फैला था। लेकिन हसन कमाल, अपने बाप के नाम की खला आप लोगों के अंदर हमेशा रहेगी, जो आपको कभी नॉर्मल नहीं होने देगी। शायद उम्र के किसी हिस्से में ये आज का मलाल आज का लम्हा मलाल में बदलकर आपके लिए और आजमाइश बने। क्या भरोसा है? अम्मा जान ने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। दानिश बेटा, आपने 8 साल पहले ईमान लाया है और हसन कमाल पिछले 10 साल से आपके हक में दिन रात दुआ कर रहा था। क्या खबर उसी की दुआओं ने आपको राह मुस्तकीम पर लाया हो? उसकी दुआएं ही आपकी अंधेरी कुफर की ज़िंदगी में उजाला बनकर आई हों। क्या खबर ऐसा ही हो, क्योंकि वालिदैन की दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। अम्मा जान की बात जैसे दानिश के दिल पर लगी थी। अचानक उसे अपने दिल की रफ्तार बढ़ती हुई मालूम हुई। एक और बात जो काबिल गौर है, अगर हसन अंकल तुम लोगों को तुम्हारी माओ से जुदा करके अपने साथ ले जाते तो इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी उससे बदतर और खाली होती, क्योंकि बिन माँ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। आपके नकीब ने लबकुशाई की थी। 2 दिन पहले अम्मा जान के कहने पर वो हसन कमाल को देखने हॉस्पिटल गया, जहाँ ज़िंदगी की कश्मकश में माफ़ी की उम्मीद लिए जी रहे शख्स ने बिन आवाज़ के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, जबकि वो इसका गुनाहगार बिल्कुल नहीं था। खैर बेटा, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर बुरा करने वाले के साथ बुरा किया जाए तो अच्छाई और इंसानियत तो इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगी। हसन का माल जैसा भी है, उसके अमाल उसके साथ हैं, जिसका हिसाब उसे देना है, आपने नहीं। इसलिए मेरी सलाह है कि थोड़ा अपना दिल कशादा करें, उसके साबका रवैयों को पसे पश डालकर उसे एक बाप की हैसियत से देखें। शायद आप लोगों को फैसला करने में आसानी हो। अम्मा जान बोलकर उन्हें सोचों में घिरा छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। और हाँ बेटा, आप लोग अपने इस फैसले में आज़ाद हैं, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। मेरे बच्चों का जो फैसला होगा मैं उनके साथ हूँ। अम्मा जान ने दरवाज़ा पलटकर मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी तरफ से बेफिक्र किया। फिर धीरे धीरे सब वहाँ से निकलते चले गए। नकीब भी निशा के पीछे ही वहाँ से निकला था। क्या सोच रहे हो अंग्रेजी बाबू? दानिश बेहिसो हरकत बैठा था। उसके करीब दानीन आई। दानीन, मुझे अपने डैड से बस इतनी सी शिकायत है कि उन्होंने मुझे मेरी मॉम के हवाले करते हुए एक बार मेरे मज़हब का नहीं सोचा। अगर मैं मामा की डायरी नहीं पढ़ता तो मेरी लाइफ कैसी होती? वरना मॉम की डायरी में ये बात क्लियर थी कि मॉम स्टार्टिंग से जानती थी कि डैड ने उनसे शादी सिर्फ लंदन पहुंचने के लिए की है। मॉम के हार्ट में होल था, डॉक्टर ने 7-8 साल का वक्त बताया था, इसीलिए उन्होंने डैड से हैप्पीली डाइवोर्स ली थी और डैड को उनके हार्ट प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं मालूम था। दानिश अपनी नजरें सामने दीवार पर गाड़े हुए बोला। फिर क्या सोचा है तुमने? नथिंग, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। इस वक्त मैं कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं हूँ। दानिश अपनी पेशानी मसलते हुए थके अंदाज में सोफे की पश्ते सर टिका गया। जाओ, उठो, नमाज पढ़ो। अम्मा जान कहती हैं नमाज में सुकून है। इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भेजती हूँ। दानिश पानी का गिलास दानिश की तरफ बढ़ाते हुए बोली। थैंक्स। अपने थैंक्स का अचार डालो और सुबह शाम याद से 2 चम्मच खाया करो, अंग्रेजी बाबू ना हो तो। दानिश टेबल पर गिलास पटकते हुए बोली। और हाँ, रात 9 बजे मुझे किचन में नजर आओ। अभी जो कॉफ़ी भेज रही हूँ इसके बदले तुम मुझे अपने फिरंगी स्टाइल में आलू के पराठे बना कर दोगे। दानिश बहरोज़ बेग कोई काम मौत में नहीं करती। दानिश उसे पुरसकून करने पुरानी टोन में बोली थी। आई नो बेटर, रेड चिली। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। अब जाओ जल्दी से कॉफ़ी भेजो, मुझे सुकून लेने अल्लाह के पास भी जाना है। दानिश अपनी शर्ट के आसीन फोल्ड करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दानिश भी मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी।